लिख रहा है इसमें, नीचे एक पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया है। यदि पासा के निचले फलक पर दिल की शक्ल हो तो सबसे ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है कि दिल के शक्ल यदि कहां हो, तो दिल का शक्ल यदि निचले फलक पर हो तो ऊपर की फलक पर क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि ये देखिए नीचे और ये ऊपर, तो नीचे और ऊपर एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। नीचे का अपोजिट ऊपर, तो नीचे का विपरीत जब ऊपर होता है तो हमको यहाँ पर यही देखना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिल के शक्ल के अपोजिट देखिए। इसमें चलिए हम एक रूल जानते हैं कि किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है तो कॉमन सतह से एक रेखा जो है मुझे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज खींचना होता है। क्या खींचना होता है, आप कॉमन सतह है, ये कॉमन सतह से हम एक रेखा क्या किए, क्लॉकवाइज खींच दिए। एक रेखा हमने कॉमन सतह से क्या किया, क्लॉकवाइज खींचा। ठीक है, और ये खींचने के बाद अब देखिए जो जैसे खींचा गया है हम उसको उसी प्रकार से उसी सिस्टम से यहां लिख देंगे। तो स्टार है, उसके बाद सर्कल है, स्क्वायर है, यहां पर स्टार है, उसके बाद काला वाला जो है ये स्क्वायर बनाया हुआ है, हम इसको रंग देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दिल का शक्ल दिया गया है। तो अब यहां पर जो है ये हमारे पास हो गया। तो अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा दिल के अपोजिट होगा। तो देख लीजिए, जो जिसके सामने है वही उसका अपोजिट होता है, जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट होता है। तो अब आप यहां देख लीजिए, दिल के शक्ल और स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के सामने है तो यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और जब अपोजिट हो गया तो प्रश्न में पूछा जा रहा क्या चीज, दिल के शक्ल के सब ऊपर हो तो क्या होगा, नीचे दिल का शक्ल है तो ऊपर क्या होगा, तो ऊपर में स्क्वायर आएगा सादा वाला। और ये देखिए किस में है, तो ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सबका, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड क्लॉक का। लिख रहा है इसमें, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के सुई के बीच के कोण का मान क्या होगा। तो घंटा का सुई है और मिनट का सुई है, तो उसको सुई के बीच के कोण का मान जो है वो क्या होगा, हमको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम लोग सबसे पहले। और ट्रिक है आपको 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट। ठीक है, 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री और गुने मिनट। हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 10:10, तो 30 डिग्री गुने क्या करना है 10, क्योंकि घंटा में क्या है, घंटा में क्या लिखा 10:10, तो 10 हो गया घंटा, माइनस 11/2 डिग्री और मिनट की जगह क्या है तो 10, तो हमने 10 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 है, 2 है, 11 है, तो इसको सॉल्व किए हो गया कितना 55 माइनस 55, और इधर क्या हो रहा है, तो 30 गुने 10 हो जाएगा 300, तो 300 माइनस 55 इक्वल टू हो जाएगा 245 डिग्री। हो जाएगा क्या चीज, तो 245 डिग्री। ठीक है, और अब आप देख लीजिए क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया गया है। तो जब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं को टिक करेंगे। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर सिचुएशन है कि मान लीजिए कि 245 डिग्री नहीं है, क्या और भी कुछ हो सकता है क्या, तो हाँ, यहां पर क्या होता है कि 245 डिग्री यदि नहीं है
तो आप क्या करते हैं, 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री में से आप प्रश्न को घटा करके देखते हैं। 245 डिग्री को इसमें से आप घटा करके देखते हैं, और जब आप इसमें से इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है 115 डिग्री, और हमारे पास विकल्प में 115 डिग्री भी नहीं है। ठीक है, ना तो 245 डिग्री है और ना ही 115 डिग्री है। यदि 245 डिग्री होता तो 245 डिग्री टिक करते, यदि 115 डिग्री होता तो हम 115 डिग्री टिक करते। क्यों? क्योंकि ये जो है एक घड़ी में, ये जो घड़ी है तो घड़ी में क्या होता है, अगर इस साइड 90 डिग्री का कोण बनता है तो सिंपल सी बात है इधर भी तो 270 डिग्री का कोण बनता है। इस साइड यदि 90 डिग्री का कोण बना तो इधर भी 270 डिग्री का कोण बनता है। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर कि अगर एक साइड 245 डिग्री बन रहा है तो दूसरे साइड तो 115 डिग्री बनेगा, लेकिन दोनों विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमारे आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लिख रहा है इसमें किसी वर्ष का कौन सा मास उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से उस वर्ष का मार्च मास प्रारंभ होगा। ठीक है, तो यहां पर जो सिचुएशन हमारे पास, किसी वर्ष का कौन सा मास, कौन सा मास यानी कि कौन सा महीना उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से उस वर्ष का मार्च महीना प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए तो है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत ही टफ होता है, और हम बाबू आपको टफ प्रोसेस तो यहां नहीं बताएंगे, हम आपको इजी प्रोसेस बताएंगे, इजीली आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माह का कोड, माह का कोड, ठीक है, पहले हम माह का कोड देखते हैं। तो ये माह का कोड क्या है, सिस्टम क्या है, तो देखिए ये हमने लिखा जे यानी कि जनवरी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, तो हम यहां पर इसका लिख रहे हैं कोड। ठीक है, ये कोड से ही आपको जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। तो कोड क्या है, 12 का स्क्वायर। देखिए हम आपको कोड भी बता रहे हैं, साथ ही साथ इसको इजीली याद कैसे कर लिया जाए इस कोड को वो भी समझा रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में लिख देना हमको 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा 146। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, बहुत ही अच्छा है। हम आपको कैलेंडर का क्वेश्चन जो है इसी टाइप से बताएंगे बाबू, और ये इतना इजी होगा, इतने इजीली आप इसको बनाएंगे इस टाइप से, आप सोच ही नहीं सकते कि कैलेंडर का क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट लगता है बनाने में स्टूडेंट को, उसको आप 10-10 सेकंड में कैसे बना रहे हैं। ठीक है, आप इसी को समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम इसको बताए थे, याद करने का नियम लिख देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर है और लास्ट में हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, बारह का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया आपको याद करने के लिए। अब यहां समझिए, अब इसमें क्या हो रहा है, हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा, किसी वर्ष का कौन सा मास उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से उस वर्ष का मार्च माह प्रारंभ होता है। मार्च महीना जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से
इस पूरे वर्ष में और कौन सा महीना प्रारंभ होगा। अब आप इसमें देख लीजिए कि किस महीने का कोड 4 है। जिस जिस महीने का कोड 4 है वो सब बाबू महीना जो है, जिस जिस महीने का कोड 4 है, आप देख रहे हैं यहां पर मार्च, फरवरी और नवंबर, जिस जिस महीने का कोड 4 है वो सब महीना जो है सब एक समान दिन से प्रारंभ होगा। मतलब कि यदि फरवरी अगर 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है, तो मार्च में भी 1 तारीख को सोमवार होगा और नवंबर में भी 1 तारीख को सोमवार होगा। ठीक है। अब हम बात कर ले थोड़ा जनवरी का। देखिए जनवरी का यहाँ पर 1 जा रहा है और यहां देख लीजिए अब अक्टूबर का भी 1 जा रहा है। यदि 1 जनवरी को यदि मंगलवार का दिन है तो आप जान लीजिए 1 अक्टूबर को भी मंगलवार का दिन होगा। आप यहां देख लीजिए अप्रैल में 0 जा रहा है और जुलाई में भी 0 जा रहा है। तो अगर 1 अप्रैल को यदि मान लीजिए सोमवार है तो 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां सिचुएशन वही है, जिस महीने का कोड आपस में मिल रहा है वो महीना जो है क्या है, एक समान है। वो महीना का सारा दिन जो है वो एक समान है। ठीक है। अब हम इसमें बात कर लें आपसे थोड़ा, कि यदि यह लीप वर्ष का सिचुएशन आए तब क्या, ये तो हम समान वर्ष के लिए था। ठीक है। यदि लीप वर्ष के लिए आए तो क्या करेंगे। तो देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी में 1 दिन घट जाता है, हो जाता है 0, और फरवरी में भी 1 दिन घट जाता है, कोड में हो जाता है 3। ठीक है। जनवरी में हो जाता है लीप वर्ष में 0 और फरवरी में हो जाता है 3। अब आप उसके हिसाब से मिला लीजिए, बस इसी दोनों में घटता है और किसी में कुछ नहीं होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी में कुछ नहीं होता। वो सब जैसे है नॉर्मल वैसे ही रहेगा। अब आप देख लीजिए जनवरी में 0 है, जुलाई में 0 है, अप्रैल में 0 है, तो ये सब जो महीना है सब क्या हुआ, एक समान दिन वाला हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो हमारा प्रश्न है कि मार्च महीना प्रारंभ होता है तो कौन सा महीना होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, मार्च यहाँ पर 4 और नवंबर भी यहाँ पर 4। फरवरी जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में लीप वर्ष है कि समान वर्ष है वो क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही साथ हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है कि कौन सा मास उसी दिन से प्रारंभ होगा। क्या लिख रहा है, होगा। तो होगा का क्या मतलब होता है, तो होगा का मतलब होता है आने वाला, भविष्य में। तो फरवरी तो बीत, मार्च जब आ चुका तो फरवरी तो बीत चुका है ना, भविष्य में आने वाला कौन है, भविष्य में आने वाला तो नवंबर है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नवंबर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है 4 नंबर, 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था, हमसे यहां पर यह बात पूछा जा रहा है। तो हमको ये चीज देखना है। ठीक है। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, इजी भी बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में यह प्रश्न बना सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहला चीज, हम जो अभी मंथ वाला कोड जो देखे थे वो तो बाबू हम लिख दें फिर से। तो देखिए क्या होगा, जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। तो हम लोग इसको क्या लिखे थे कोड अभी, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036,
शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। ठीक है, जनवरी और फरवरी में बोले थे लीप वर्ष में यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या है, 1 जनवरी सन 2000, तो 1 जनवरी सन 2000, तो 1 तारीख को आप लिखिए यहाँ पर 1 प्लस जनवरी का कोड हमको लिखना है, जनवरी का कोड 2000 ईस्वी है, तो 2000 ईस्वी क्या है, लीप वर्ष के समान वर्ष, तो लीप वर्ष है ये, लीप वर्ष में क्या कोड जाएगा, तो 0 जाएगा, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0। सन 2000 के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो सन 2000 ईस्वी का कोड भी हो जाता है 0। ठीक है, ये कैसे होता है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से सिस्टम आएगा, तो वो देखिए सन 2000 ईस्वी का कोड क्या जाता है। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है, तो इन सभी का कोड जो है बाबू, ये क्या सिस्टम जाता है वो देखिए आप, ये हो जाता 6420, यानी कि 6420, 6420 कहते हैं हम इसको, 6420, यानी कि 1600 का 6 कोड तो 2000 का भी 6 कोड, 1700 का 4 कोड, 2100 का भी 4 कोड, 1800 का 2 कोड तो 2200 का भी 2 कोड, 1900 का 0 कोड तो 2300 का भी 0 कोड। इसी प्रकार से आप आगे और इसी प्रकार से आप पीछे भी जा सकते हैं। तो हमको जानना किसका है, तो 2000 का, 2000 इसमें यहाँ का कोड क्या दिया हुआ 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 6 लिखने के बाद अब हमको इसको क्या करना है, देखिए अब मुझे इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद 7 से कर देना है डिवाइड, तो 1 और 0 हुआ 1, 1 और 6 हो गया 7, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा कितना, तो 0, 7 में 7 से भागा देंगे तो मुझे कितना शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल को जो है यहाँ पर कैलेंडर में शेषफल को जो है शेष दिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेष दिन। तो यहाँ शेष दिन मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो शेष दिन मुझे प्राप्त हो जाएगा 0, और जब 0 शेष दिन प्राप्त होगा तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अब यहाँ पर 0 के लिए क्या होता है, तो देखिए 0 के लिए जो कोड होता है, मतलब दिन का जो कोड होता है, दिन का कोड हम आपको समझा दें, रविवार हो जाता 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7, और 7 में जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, यानी कि शनिवार 0। एक बार फिर से हम बोलते हैं, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0। तो हमें क्या आया है, यहाँ पर 0 आया है, तो 0 किसका कोड है, शनिवार का। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि शनिवार, इनमें से कोई नहीं, लेकिन क्या चीज, शनिवार। ठीक है, क्लियर है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है इसमें फाइल नंबर कि यदि स्मूथ का कोट 146628 और रफ का कोट 96378 तथा हार्ड का कोट 898194 हो तो सॉफ्ट का कोट क्या होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। चलिए हम इसमें देखते हैं कि यहां पर क्या जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें क्या है, स्मूथ, स्मूथ का क्या जा रहा है 146628। तो देखिए सबसे पहला चीज हम इसको लेटर का जो पोजीशन होता है, हम लेटर का पोजीशन लिख दे रहे हैं। तो एस होता है 19 नंबर पर, एम होता है 13, ओ होता है 15, ओ होता है 15, टी होता है 20 और एच होता है 8 नंबर पर। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, तो देखिए इसमें 8 तो 8 ही रहेगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। 2 और 0 का आप ऐड कीजिए, 2 और 0 का जब आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाता है 2, तो ये 2 हो जाएगा। 1 और 5 को जब आप ऐड कीजिएगा, 1 और 5 को जब आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 6।
1 और 5 को जब आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 6, 1 और 3 को जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और 9 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 10, 10, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 के 1 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। यानी कि स्मूथ के लिए हमें आ गया 146628, स्मूथ का कोड क्या जा रहा है 146628, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ रफ का भी दिखला दें, ROUG और H, 18, 15, 21, 7 और ये 8, इसको मुझे क्या करना आपस में जोड़ना, 1 और 8 को जोड़ दिए 9, 1 और 5 को जोड़ दिए 6, 2 और 1 को जोड़ दिए 3, 7 को 7, 8 तो 8, ठीक है। 9 6 3 7 8, 9 6 3 7 8। अब यही सिचुएशन हमको यहां भी लागू करना है, किसके लिए, तो सॉफ्ट के लिए, S O F और T। S होता है 19, 15, 6 और 20, 9 और 1 को जोड़े तो 10, 10 के 1 और 0 को जोड़े तो 1, 5 और 1 को जोड़े तो 6, 6, 2 और 0 को जोड़े तो 2, यानी कि सॉफ्ट के लिए कोड हो गया मुझे 1662, 1662। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर लिख रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, और 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर हो, तो इस सांकेतिक भाषा में ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, यानी कि मुझे ब्राइट का कोड क्या होगा तो मुझे वो पता करना है, BRIGHT ब्राइट का कोड क्या होगा मुझे वो यहां पर देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है कि कॉमन कौन सा मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो वो देखिए, सबसे पहले हमने देखा यहाँ ब्राइट लिखा हुआ, मुझे ब्राइट का कोड देखना है, क्या ब्राइट और भी किसी दूसरे स्थान पर है, ब्राइट जो हमें प्रश्न है क्या ब्राइट किसी भी दूसरे स्थान पर है, तो किसी भी दूसरे स्थान पर ब्राइट लिखा हुआ नहीं है, किसी भी दूसरे स्थान पर ब्राइट लिखा हुआ नहीं है। जब किसी भी दूसरे स्थान पर ब्राइट लिखा हुआ नहीं है तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर मुझे क्या करना है वो देखना है। तो देखिए अब हमको करना क्या है, तो अब हमको देखना है कि इसमें ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्या है, क्या चीज हमको करना होगा इसके लिए। तो देखिए जब ब्राइट यहां लिखा गया तो ब्राइट तो कहीं है नहीं, तो हमको देखना है कि जब ब्राइट कहीं भी नहीं है, हमारे लिए कोड उसका दिया गया 1 2 और 3, किसके लिए, तो ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय के लिए कोड दिया 1 2 3। तो हम ये जानते हैं कि ब्राइट तो कोड हो सकता है 1 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो अब मुझे करना क्या है, आप देख सकते हैं 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या 4 कभी भी होगा, क्या 4 है इसमें, 4 तो नहीं होगा, तो 4 गया। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, 1 और 2 3 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले देखना है इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर बॉय, यहाँ पर भी बॉय कॉमन मिला, तो इस दोनों में बॉय और बॉय कॉमन मिला, तो हमने देखा इसमें 1 और इसमें भी 1 हमको कॉमन मिल गया, तो इसका मतलब 1 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3, 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है हमारा आंसर 3 भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ब्राइट तो कहीं है ही नहीं ना, जब ब्राइट किसी दूसरे जगह पर रहता तब तो हम कहते कि मेरा कोड ये हो सकता है, कॉमन मिलाते, लेकिन ब्राइट तो है नहीं, तो ब्राइट है नहीं तो उसका कॉमन भी नहीं मिलेगा। अब बच क्या गया, तो बच गया 2, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 2, आंसर हो जाएगा 2। और टिक क्या करेंगे, तो टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या को चुनिए। तो विषम शब्द या संख्या क्या है, मुझे यहाँ पर यह चीज देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया लिखा है संख्या, रूप, भार और आकार। संख्या है, रूप है, भार है और आकार है। तो जब ये सारा का सारा चीज दिया हुआ है तो आप देख लीजिए, संख्या आप गिनती कर सकते हैं, भार आप इसका गिनती करते हैं, आकार इसका आप गिनती करते हैं, यानी कि संख्या, भार और आकार काउंटेबल है, इसको आप गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं।
लेकिन क्या रूप को आप काउंट करते हैं क्या? ये इतना खूबसूरत, ये थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। रूप को आप क्या करते हैं? गिनती करते हैं। है पॉसिबल ये? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 8 नंबर। इसमें जो लिख रहा है 136 1410 312 316 121 134 691 61516। तो क्या क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन, बाबू ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये मत समझ लीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ अभी हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। जब बना रहे होंगे आपको उसमें पता चल गया वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें क्या, तो 136 1410, तो करना क्या है इसमें, हमने लिया 1 3 और 6, ठीक है। आप देखिए 1 1 1 और 3 को हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं 4, 1 3 6 को हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं 10, ठीक है। 1 3 6 तो 1 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया, हो गया 4, 1 3 और 6 को ऐड कर दिया, हो गया 10। और अब ये क्या बना, तो 1 4 10, 1 4 1 0, ठीक है। समझ में आया? दूसरा हम देख लेते हैं, क्लियर और हो जाएगा। 3 1 2 तो 3 और 1 को हमने ऐड किया, 3 प्लस 1 हमने किया, हो गया ये 4, 3 प्लस 1 प्लस 2 हमने किया, ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको 6। तो आप देख लीजिए हमें चाहिए 3 4 6, यहां लिखा हुआ 3 1 6, यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, ऑप्शन बी। चलिए हम सी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 1 1, तो यहाँ 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 और 1 को हम जब ऐड किए तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 4, 1 3 4, क्लियर है। अब क्या बच रहा है, 6 9 1 6 5 6 1, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो 6 9 1 6 है तो 6 हुआ, 6 और 9 को आप ऐड कर दीजिए, तो 6 और 9 को ऐड किए हो गया 15, और 6 9 1 को भी आप ऐड कर दीजिए, तो 6 9 1 को ऐड कर दिए हो गया कितना, तो हो गया ये 16। तो ये हो गया हमको 6 1 5 1 6 6 1 5 1 6, देख रहे हैं। तो हमारे लिए ए बी और डी में एक ही पैटर्न लागू हो रहा है, जबकि ए सी और डी में एक ही पैटर्न लागू हो रहा है और बी में ये पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, सॉरी उसमें एक और क्वेश्चन था, हाँ 7 8 दोनों हो गया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिख रहा है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एनालॉजी का क्वेश्चन और हमको इसमें देखना है क्या बनेगा, तो 2 है 8 है 4 है वाट है, तो 2 का आप पावर 3 कर दीजिए यानी कि क्यूब हो जाएगा 8, और उसी प्रकार से 4 पर पावर 3 कर दीजिए हो जाएगा 64। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिख रहा है इसमें 10 नंबर में, इसका ऑप्शन बाद में आ जाएगा, स्केटिंग का संबंध रिंग से, स्केटिंग का संबंध रिंग से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है, थोड़ा ये दिक्कत हो रहा है इसमें। तो हमारे पास है स्केटिंग का संबंध रिंग से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे, देख स्केटिंग यानी कि फिसलना, बर्फ पर जो फिसलते हैं, आप लोग फिल्म में देखे होंगे, इस प्रकार से 2 डंडा रहता है, इस प्रकार से ऐसे किया जाता है तो वो क्या होता है, फिसलता है, तो वो जो होता है वो उसको स्केटिंग कहते हैं, ठीक है। स्केटिंग कहाँ होता है, तो स्केटिंग होता है रिंग में, स्केटिंग कहाँ होता है, तो रिंग में। तो उसी प्रकार से बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, तो बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट,
और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, लिख रहा है इसमें, यदि नीचे दी गई संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए और उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाया जाए तो चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, नीचे दी गई संख्या को विपरीत क्रम में लिखा जाए। हमको किस क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में। तो इसको लिखते हैं 6 4 5, ये जो लिखा हुआ इसको लिखना मुझे 5 4 6। ठीक है, 309 को लिखना है 903, 181 को लिखना है, ये तो 181 ही लिखाएगा, 709 को लिखना 907 5 5 9 0 7 8 और 1 5 और 6। ठीक है, आरोही क्रम में लिखा जाए, उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजा जाए। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, आरोही क्रम। अब मान लीजिए किसी किसी स्टूडेंट को आरोही क्रम और अवरोही क्रम याद नहीं रहता है कि सर आरोही क्रम क्या हुआ, अवरोही क्रम क्या हुआ। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ जाता है, लेकिन आरोही अवरोही में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। समझिए, फिल्म देखते हैं, सबका मन तो बहुत प्रसन्न हो गया अभी जी। आस्की 2 देखें, अच्छा देखे हैं, नहीं बहुत अच्छा। तो आस्की 2 जब आप देखे हैं तो उसमें हीरोइन कौन थी, देखिए सबका चेहरा खिल गया है। हीरोइन कौन थी उसमें, हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। और श्रद्धा कपूर जो है उस फिल्म में उसका नाम क्या था, आरोही। श्रद्धा कपूर का नाम क्या था आस्की 2 में, आरोही। और वो आरोही, अब देखिए काम नाम के साथ उसका काम भी है। पहले वो छोटा सा मतलब शराब का जहाँ ठेका लगता था वहां पर वो गाना गाती थी, और उसके बाद कैसे गई कहाँ का, कैसे गई मुझे मतलब नहीं, कहाँ गई मतलब उससे है। वो नीचे से उठते 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 एकदम मुंबई में जाकर के गायकी में स्टार बन गई। नीचे से उठी और यहाँ पर जाकर के स्टार बन गए। ठीक है, तो कहना यही है कि नाम उसका आरोही है, वो आरोही उसके साथ हुआ भी, वो ऊपर बढ़ती चली गई। ठीक है, तो आरोही मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। तो सजाया जाए तो चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक। तो चलिए चौथा स्थान ढूंढेंगे बाद में। सबसे पहले तो ये हो गया पहला, क्योंकि 078 है। अब दूसरा यहां पर क्या होगा, तो दूसरा है 156, तीसरा हो जाएगा 181, और चौथा क्या होगा, तो चौथा हो जाएगा आपको ये 546। और इस चौथा में क्या बोला, चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक क्या होगा, तो बीच वाला अंक देख लीजिए कौन है, 4 है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 12 है। लिख रहा है इसमें 20 विद्यार्थियों की कक्षा में मृदुल ऊपर से 12वां, ठीक है, मृदुल जो है वो ऊपर से 12वां है स्थान पर है, और वीना नीचे से 17वें स्थान पर है। यदि रोहन का स्थान मृदुल और वीना के बीच में हो तो रोहन का स्थान ऊपर से कौन सा होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि, तो यह जो है वो आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यह रैंकिंग का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लिखा क्या, 20 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो टोटल का टोटल है कितना छात्र, तो टोटल का टोटल इसमें जो है छात्रों का संख्या जो है इसमें दिया हुआ वो कितना है, तो छात्रों का संख्या इसमें दिया गया है 20। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं टोटल हो गया आपको 20। इसके बाद मृदुल ऊपर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा रूल क्या होगा इसका, तो टोटल माइनस टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो किसके बारे में बोला, मृदुल ऊपर से 12वें स्थान पर है, स्टार्टिंग से वो 12वें स्थान पर है, और वीना नीचे से 17वें स्थान पर, वीना जो है नीचे से है 17वें स्थान पर। यदि रोहन का स्थान मृदुल और वीना के बीच में हो
तो रोहन का स्थान ऊपर से कौन सा होगा। यहाँ तो क्वेश्चन ही आगे चल करके, हम तो क्वेश्चन इस प्रकार से बना रहे थे, लेकिन आगे चल करके क्वेश्चन ये थोड़ा बदल दिया है, बीच में कौन सा है हमको ये बताना है। तो चले, ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहता तो हम इसी प्रकार से बनाते, इसमें बीच वाला क्वेश्चन बात कर दिया है, तो बाबू हमको यहाँ पर रूल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। और रूल क्या हो जाएगा उसका, तो रूल हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2, और ये जब हम सॉल्व कर देंगे तो बीच में कितने हैं, ठीक है, बीच में कितने हैं हमको वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बीच में कितना है वो पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है कि 20 विद्यार्थी, तो टोटल हो गया 20, लेफ्ट साइड से है ऊपर से है, यानी कि लेफ्ट साइड से हम मान लेते हैं उसको 12 प्लस राइट साइड से हो जाएगा 17, तो 12 और 17 29, 29 में से 2 घट गया, हो जाएगा कितना, 29 में से 2 घट गया, हो जाएगा आपको 29 में 12 और 17 29, 29 में से 2 गया तो 27, और यहां पर 20 माइनस 27 तो क्या होगा, 20 माइनस 27 तो हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7। और जब यहाँ बाबू -7 हुआ, जब ये -7 हुआ तो अब सिचुएशन क्या जाता है, तो अब यहाँ सिचुएशन जाता है कि -7, तो आदमी माइनस में तो हो नहीं सकता, तो आप इसीलिए यहाँ माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू रखिए 7, माइनस प्लस इग्नोर कर दीजिए, क्या, तो 7। अब जब 7 है, यानी कि किसके किसके बीच में, वीणा और मृदुल, वीणा और मृदुल के बीच में, मान लीजिए ये वीणा है, ये मृदुल है, और ये वीणा है, इसके बीच में कितना है, तो इसके बीच में 7 है। अब बताइए कि आप 7 को किस रेशियो में बांटिएगा कि बीच में 1 आ जाए, तो 7 को हम बांटेंगे 3:1:3 के रेशियो में, तभी तो बीच में 1 आएगा। 7 को बांटेंगे 3:1:3, 3:1:4, और 4 और 3 7, इस रेशियो में बांटेंगे तभी वो क्या आएगा, बीच में 1 आएगा। तो अब आप बाएं साइड से जाना चाहते हैं तो 3 और 1 4 लेस कर दीजिए, अगर आप दाहिने साइड से जाना चाहते हैं तो 3 1 4 को आप ऐड कर दीजिए। अगर आप नीचे ऊपर से जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड से ऊपर से, तो आप 3 और 1 को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। और यदि आप दाहिने साइड से, यानी कि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तब आप 3 और 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो है क्या है, लिख रहा है कि रोहन का स्थान ऊपर से कौन सा होगा, तो ऊपर से पूछ रहा है, तो टोटल कितने हैं, मृदुल कितने नंबर पर, तो मृदुल 12 नंबर पर। इस 12 में से मुझे क्या करना है, तो इस 12 में से मुझे लेस कर देना 3 + 1 यानी कि 4 को, लेस कर देना मुझे 3 + 1 यानी कि 4 को, और 4 हम जैसे इसमें से लेस कर देंगे हो जाएगा 8, यानी कि रोहन का स्थान ऊपर से कौन सा होगा, तो रोहन का स्थान ऊपर से 8वां होगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8वां, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन एक बार ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिख रहा है इसमें, नीचे दिए श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें, ठीक है। तो लुप्त पद क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो है 1 2 8 33 148 और व्हाट, हम लिख लें यहाँ पर थोड़ा 1 2 8 33 148 और यहाँ पर है व्हाट। तो यहाँ पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा, हमको ये चीज देखना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, तो 1 है और 2 है, तो यहाँ पर हमने किया 1 × 1 और प्लस हमने कर दिया इसमें 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कितना, तो 2। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 × 2 करिए आप, 2 × हमने किया 2 4, और 4 में आप ऐड क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे आप 2 का स्क्वायर यानी कि 4, हो जाएगा कितना, तो 8। अब यहां पर आप 8 है, तो अब यहां पर 8, यहां पर × 1 × 2, तो यहां × 3 करिए आप, ठीक है। तो 8 3 का 24, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमको ऐड करना है इसमें, 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको कितना, 33। और ये 33 में हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और प्लस कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमको 148
उसी प्रकार से हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर गुने करेंगे, फिर 5 इंटू 5 से गुना किया और प्लस कर दिया हमने 5 का स्क्वायर, और ये जोड़ने पर हो जाएगा आपको 765, यानी कि हमारे प्रश्न के लिए जो है आंसर हो जाएगा आपको 765, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है 3409 -7 और यहां पर है व्हाट। तो इसमें क्या हो रहा है, 3409 -7 और व्हाट, तो इसमें क्या हो रहा है, हमको यहां पर यह चीज देखना है। तो देखिए हमने यहां क्या किया, तो यहां पर हमने जोड़ दिया 1 का स्क्वायर, यहां पर हमने क्या किया, तो घटा दिया, लेस कर दिया 2 का स्क्वायर, यहां पर हमने क्या किया, तो ऐड किया 3 का स्क्वायर, यहां पर हो गया क्या, तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में जब हम 16 लेस करेंगे तो हो जाएगा कितना, -7, 9 तो छोटा संख्या, 16 घटाना है, तो छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाएंगे तो माइनस में जाएगा ना। और अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर मुझे ऐड करना 5 का स्क्वायर, +1 -2 +3 -4 +5 आगे -6, हमको तो यहीं से आंसर आ जाएगा +5 से ही। तो प्लस करना हमको 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -7 25 हो जाएगा कितना, 18। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 18 और ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा गया है इसमें लिख रहा है इसमें कि दिए गए प्रश्न में एक संख्या लुप्त है, सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर उसका चुनाव दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ प्रश्न दिया गया इसको हमको क्या करना है, चुनना है, इसमें से क्या आंसर आ रहा है वो चीज हमको देखना है। या जो है मिसिंग नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें हमको देखना है कि इसमें करना क्या सब चीज है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 15 और 9, तो 15 -9 कर दिए हो जाएगा 6, 22 और 16, 22 -16 कर दिए हो जाएगा 6, और ये दोनों 6 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा कितना, तो 36। ठीक है, हो जाएगा कितना, 36। वही सिस्टम हम इधर करते हैं, 13 -9 मैंने कर दिया, हो गया कितना, तो 4 से 11 और 7 है, 11 -7 कर दिया, हो गया कितना, तो 4, और 4 × 4 कर देंगे, हो जाएगा कितना, तो 16। ठीक है, अब वही हम वहां करेंगे, 21 है और 13 है, 21 -13 कर दिया हमने, हमको आ गया 8। यहां पर व्हाट है, अब बताइए 64 है, तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 होगा, तो 8 × 8 ही करेंगे ना, 64 होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊपर वाला बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा संख्या नीचे छोटा संख्या, छोटा संख्या, बड़ा संख्या छोटा संख्या, तो बड़ा संख्या छोटा संख्या। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 23, 23 -15 करेंगे, हो जाएगा कितना, तो 8, और 8 × 8 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 64। तो हमें जो है वाट के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, तो वाट के लिए स्थान पर लिखना पड़ेगा मुझे 23, और 23 दिया गया ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिख रहा है यदि छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे। 2 फलक दिखाई देने का मतलब क्या है, ये मैंने बनाया एक घन, 2 फलक दिखाई देने का मतलब ये है, यहां पर ये जो हिस्सा है ये देखिए 2 सतह रंगीन है,
और अगर हम इस हिस्से का बात करें तो 1 2 3 सतह रंगीन, और हम इस हिस्से का बात करें तो 1 सतह रंगीन। हमको 2 सतह रंगीन चाहिए, तो 2 सतह रंगीन चाहिए, तो हम किसको हटाएंगे, तो हम यहां पर से हटाएंगे 2 सतह रंगीन का बात करना है तो मुझे इस पार्ट से मतलब है, ठीक है, इस पार्ट से मतलब है। तो हमारे पास क्या है, 64 छोटे घन है। तो कोई भी क्वेश्चन घन घनाभ का, घन का कोई क्वेश्चन बनाने से पहले हमको जो n निकालना पड़ता है, ठीक है। तो n निकालने के लिए क्या होगा, तो हमारे पास जो यहाँ दिया गया है वो क्या है, तो वो है 64। तो 64 क्या है, तो 64 जो है बाबू वो है n पर पावर 3। 64 क्या है, तो वो है n पर पावर 3। तो n पर पावर 3 बराबर होता है, n पर पावर 3 बराबर क्या होता है, n पर पावर 3 बराबर होता है एक घन के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या। n पर पावर 3 बराबर होता है एक घन के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या, यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या। और कुल छोटे घनों की संख्या हमारे पास कितना है, तो 64। तो बताइए n पर पावर 3 बराबर 64, तो इसका मतलब n बराबर क्या होगा, n बराबर 4 होगा। कोई दिक्कत इसमें, n पर पावर 3 तो 64, तो n बराबर, तो n बराबर 4 हो गया। क्लियर है ये। अब जब n बराबर 4 हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें देखना है, हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है क्या है, कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। 2 सतह जो है, कितने घनों का 2 सतह रंगीन होगा, हमको यहाँ पर वह पूछा जा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, n-2 गुने 12, n-2 गुने 12, ठीक है। तो ये जो है आपका n-2 इंटू 12, आप ये रूल लगाइए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपका n क्या है, n है 4, तो 4 - 2 कर दिए हो गया 2, और 2 इंटू 12 कर देंगे हो जाएगा कितना, तो 2 इंटू 12 कर देंगे हो जाएगा आपको 24। तो हमारे प्रश्न के लिए आंसर के रूप में यहां हो जाएगा 24, आंसर के रूप में हो जाएगा 24, और ऑप्शन हो जाएगा इसका कितना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिख रहा है इसमें क्या चीज, तो देखिए इसमें जो दिया गया है, लिख रहा है इसमें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। जलेबी है, मिठाई है और खाने योग्य वस्तु है। तो देखिए ये हो गया जलेबी, जलेबी, और जलेबी क्या होता है, तो मिठाई के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा मिठाई। और मिठाई खाने योग्य वस्तु है, तो ये हो जाएगा आपको खाने योग्य वस्तु, ठीक है, खाने योग्य वस्तु। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लिख रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है आपको, और यह जो है सैलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसमें हमको देखना है, सैलोगिज्म का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन का क्या हुआ, चलिए ऑप्शन तो इसमें नहीं आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन आके कहीं हो। अच्छा ऑप्शन यहाँ है, चलिए ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको। तो सैलोगिज्म का ये क्वेश्चन है, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या लिख रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिख रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो ये हो गया दरवाजा, सभी दरवाजा क्या बोल रहा है, तो खिड़की बोल रहा है, ठीक है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। उसके बाद है डनलप एक दरवाजा है, और डनलप जो है वो है दरवाजा। तो ये हो गया आपको डनलप, ठीक है, ये डनलप हो गया। तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, डनलप एक दरवाजा है। तो निष्कर्ष है अब इसमें दिया हुआ
डनलप एक खिड़की है, तो डनलप ये रहा, तो डनलप देख लीजिए खिड़की के अंतर्गत है कि नहीं है, डनलप जो खिड़की के अंदर है कि नहीं, अंदर है, तो ये हो जाएगा आपको सही। दूसरा है डनलप केवल दरवाजा है, खिड़की नहीं, डनलप जो है केवल दरवाजा के अंदर है, खिड़की के अंदर नहीं है। खिड़की के अंदर है कि नहीं है, खिड़की के अंदर तो है, क्योंकि देख लीजिए डनलप जब दरवाजा के अंदर है और डनलप जो खिड़की के अंदर भी है, इसीलिए डनलप केवल दरवाजा है, खिड़की नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष है गलत, दूसरा निष्कर्ष है सही, और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अब हम ये 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ फूल भंवरे हैं, फूल, कुछ फूल भंवरे हैं, ठीक है। इसके बाद है कुछ भंवरे तितलियां, और कुछ भंवरे क्या है, तो तितली है, तितली है, ठीक है, कुछ भंवरे तितलियां हैं। तो अब है इसमें कुछ तितलियां फूल है, कुछ तितली जो है वो फूल है, तो देखिए तितली यहाँ फूल यहाँ, क्या दोनों में कुछ भी पार्ट कॉमन है, क्या कुछ भी पार्ट कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ तितलियों का फूल होना संभव है, कुछ तितली जो है उनका फूल होना संभव है। तो देखिए संभावना वाला जो क्वेश्चन होता है वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो निष्कर्ष का ही हम डायग्राम बना लेते हैं, और निष्कर्ष के डायग्राम पर हम कथन के डायग्राम को लागू करेंगे। यदि निष्कर्ष के डायग्राम पर कथन का डायग्राम लागू हो गया तो समझेंगे कि सही है, और निष्कर्ष के डायग्राम पर यदि कथन का डायग्राम लागू नहीं हुआ तो समझेंगे कि वह गलत है। तो लिख रहा है कुछ तितलियों का फूल होना संभव है, तो कुछ तितली, कुछ तितली का फूल होना संभव है, ठीक है। और हमारे कथन में क्या बोल रहा है, कुछ फूल भंवरे हैं, कुछ फूल जो है वो भंवरे हैं, तो ये लीजिए फूल को मैंने भंवरा बना दिया, भंवरा है। इसके बाद कुछ भंवरे तितलियां हैं, और कुछ भंवरे तितलियां, हमने ये जो भंवरा है इसको हम अब क्या करते हैं, तो ये भंवरा को हम यहां से इस प्रकार से यहां से अरेंज कर लेते हैं, जो कि फूल में भी अटैच रहेगा और तितली में भी अटैच रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, तो इससे डायग्राम तो वही रहा, हमें जो कथन है वो कथन लागू भी हो गया, और इसीलिए हमारा निष्कर्ष दूसरा जो है वह क्या हो गया, सही हो गया। तो लिख रहा है कि कुछ तितलियों का फूल होना संभव है, यह निष्कर्ष पूर्णतः सही है। तो इसका पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है। आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, और 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ऑप्शन बाबू यहां पर है, आप ये देख रहे हैं ऑप्शन यहां से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसमें तो आपको बाबू एक एक क्वेश्चन जो है आपको बनाना ही पड़ेगा, इसका तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आप बनाइएगा तो आपका आंसर जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शन बनाते हैं इसमें तो ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा, इसमें आपको एक एक करके बनाना ही पड़ेगा, तो इसका कोई उपाय दूसरा नहीं है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, बोर्ड मास क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन आप लोग डायग्राम से बनाते होंगे ये मुझे मालूम है, लेकिन हम आपको एक नया नियम अभी बताने वाले हैं। इस नियम से शायद ही आप कहीं देखे होंगे, ऐसा तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आप कभी बनाए होंगे इस नियम से। डायरेक्शन डिस्टेंस आप लोग ऐसे मेनली आप लोग रेखा खींच करके बनाते होंगे, लेकिन हम जो अभी बनाते हैं वो हम जो टेक्निक देंगे ये आपको लाइन खींचने वाला टेक्निक नहीं होगा, ये कुछ अलग ही टेक्निक है। चलिए इसको देखते हैं, और अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं मुझे लाइन खींच करके ही बनाना, तो हम बाबू बाद में आपको लाइन खींच करके भी समझा देंगे, ठीक है। लिख रहा है 21 में, सरली एक नियत स्थान, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इधर हो गया दाएं और इधर हो गया बाएं, ठीक है। NESW नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख रहा है, सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर में तो उत्तर दिशा के पास आप जितना है दूरी उतना लिख दीजिए, 15 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला 15 मीटर उत्तर में जाता है, और फिर अपने दाईं ओर घूमकर वह 15 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ गया। तो देख लीजिए दाया इधर है, तो दाया हम नॉर्थ से दाया जाएंगे तो ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, और 15 मीटर वो ईस्ट में भी चला गया।
जाता है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर यहां से क्या किया, हर बार बाएं मुड़ता है और 10, 15 और 15 मीटर जाता है। मतलब यहां से पूरब आने के बाद हर बार वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा तो यहां आ गया, तो 10, 15 और 15, फिर बाएं मुड़ा तो वेस्ट में आ गया 15, और फिर बाएं मुड़ा यहां पर आ गया 15। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या चीज है, आप दाएं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, तो आप यहां आ जाते। अगर आपको बाएं जाना होता, बाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, फिर बाएं जा रहे हैं, तो आप ऐसे करके इधर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें करना क्या मुझे, तो अब इसमें बोला तो वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, विपरीत दिशा में जो भी संख्या हमें प्राप्त होता है उसको हम घटाते हैं, और एक समान दिशा में जो भी संख्या रहता है उसको हम जोड़ते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है और एक समान दिशा को मुझे जोड़ना है। तो हमने ये देखा अपोजिट डायरेक्शन, 15 इन नॉर्थ और 15 साउथ, हम इस 15 में से 15 घटा दिए 0, ईस्ट में 15, वेस्ट में 15 घटा दिए 0, और बचा हमारे पास उत्तर दिशा में कितना, तो 10। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से 10 मीटर दूर है, और अगर दिशा पूछता तो दिशा हम लिख देते उत्तर दिशा में है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम आप लोगों को जो है डायग्राम से भी बना देते हैं, लेकिन इस नियम से यदि आप बनाते हैं तो ये आप देख रहे होंगे कितना आसानी से, कितना आराम से बन जा रहा है। आप इस नियम को सीख लीजिए, ये नियम बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं डायग्राम से। डायग्राम से क्या बनेगा, तो कह रहा है सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, तो ये हमने लिखा सरली उत्तर की ओर ये कितना जाती है, तो 15 मीटर जाती, और फिर अपने दाईं ओर घूमकर फिर दाएं घूम गई और 15 मीटर चलते, फिर वो 15 मीटर चले, फिर 15 मीटर चली, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10, 15 और 15 मीटर चलती है, हर बार बाएं घूमती है। अब इसके बाद वो क्या करती है, बाएं घूमना शुरू कर देती है, तो बाएं घूमती है, तो हर बार वो क्या करती है, अपने बाएं ओर घूमती है। ठीक है, तो बाएं घूमने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा ये मिटा दें, तो चलिए बाएं घूमती है, तो हर बार वो बाएं घूमती है और कितना चलती है, तो 10, 15 और 15। ये लीजिए वो बाएं यहां से घूमी, तो बाएं गई 10, फिर बाएं गई 15, फिर वो बाएं गई यहां पर 15, और फिर यहां से वो बाएं गई 15। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये यहां से यहां का एरिया 10 है और ये यहां से यहां का एरिया 15 है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम ये चलेंगे तो हमको तो इसका आधा पार्ट ही ना जाना पड़ेगा, क्योंकि आधा पार्ट 5, ये हुआ यहां से यहां 5 और ये हुआ यहां से यहां 5, तो ये वाला 5 और ये वाला 10, तो कंप्लीट ये 15 कर देगा ना, यहीं तक ना हो जाएगा 15। तो अब ये वाला हमें कितना बचा, तो हमें जो ये जो यहाँ जो 15 भाग वाला जो भाग है, यहाँ जो हमारे पास ये 15 वाला जो भाग है, 1 मिनट, ये जो हमारा 15 वाला भाग जो है, ये जो हमारा 15 मीटर है, तो हम इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 10। ठीक है, इसको हमने 5 मान लिया, इसको हमने 10 मान लिया। तो ये जो हम जब यहां से यहां चलेंगे, ये जब हम यहां से यहां ये चलेंगे, तो ये जो चलने का जो तरीका होगा ये क्या होगा, तो ये यहां से यहां 10 है और ये हमने ये वाला यहां से यहां चला 15, तो ये जब 15 चले तो इसका मतलब ये 5 और ये 10, तो ये 5 और ये 10 कितना हो गया, ये 5 और ये 10 हो गया आपको 15, ये 5 और ये 10 हो गया आपको 15। तो जब ये बाबू 15 हुआ तो बचा हमारे पास ये कितना भाग, तो बचा हमारे पास ये 10, बचा कितना, तो 10। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, लिख रहा है इसमें कि
जो दे रहा है क्वेश्चन है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो रानी से अनूप का क्या संबंध। देखिए रानी के पिता के चाचा, ये हो गई रानी के पिता के चाचा, ठीक है, रानी के पिता के चाचा। अब क्या है, अनूप के पिता के पोते हैं, रानी के पिता के चाचा, यानी कि ये आदमी जो है कौन है, अनूप के पिता के पोते हैं। तो अनूप के पिता के पोते हैं, पोता है, अनूप के पिता का पोता है, तो इसका मतलब अनूप का कौन हुआ, अनूप का तो पुत्र ना हो गया। अनूप के पिता के लिए पोता है तो अनूप के लिए तो पुत्र होगा। तो अब यहाँ क्या है, तो इसमें लिख रहा है तो अनूप के पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप के पिता का इकलौता पुत्र है तो अनूप का पुत्र है, तो अनूप का पुत्र है तो ये आदमी पुत्र और ये चाचा तो दोनों एक समान हो गया। तो अब यहाँ पर है रानी से अनूप का क्या संबंध है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है, तो ये आप ये हो गया चाचा, चाचा के नीचे यहाँ पर पिता दर्शा रहा है और पिता के नीचे यहाँ पर रानी है। अब आप देख लीजिए रानी के पिता, पिता का चाचा मतलब दादा, और दादा का पिता कौन, तो दादा का पिता कौन, तो दादा का पिता हो जाता है परदादा, यानी कि अनूप जो है वो रानी के लिए परदादा है। अनूप जो है रानी के लिए कौन है, परदादा है, और रानी जो है वो कौन है, तो रानी परपोती है। अनूप हो गया परदादा और रानी हो जाएगी परपोती। तो अब हमारे प्रश्न में है कि प्रश्न का आंसर परदादा होगा कि परपोती होगा, तो लिख रहा है कि रानी से, क्या लिख रहा है, रानी से। तो जान लीजिए जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग रहता है वो नाम बाबू आंसर नहीं होता है, जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग वो नाम आंसर नहीं। यहाँ लिखा हुआ रानी से, तो रानी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर परपोती नहीं होगा, आंसर हो जाएगा कब, परदादा, यानी कि अनूप आंसर होगा परदादा, और परदादा दिया गया ऑप्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, लिख रहा है इसमें, ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इसमें जो दिया जा रहा है क्या है, उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे, जो राजनीतिक घटना के कारण नहीं किसी अन्य कारण से जेल गए थे। ठीक है, उन सबको क्या कर दिया गया, तो उनको जमानत पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया, राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे, किंतु ऐसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी गई जो हत्या में शामिल थे, और ऐसे व्यक्ति जो कि हत्या में शामिल थे उनका क्या क्या है, उनका जमानत जो है नामंजूर कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया, यानी कि उसको जमानत नहीं मिलेगा। तो क्या है, तो कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था, तो राजनीतिक बंदी जब तक हत्या में शामिल नहीं था तो नामंजूर कैसे किया, अगर हत्या में शामिल नहीं रहता तब तो रिहा न हो जाता, तब तो उसका नामंजूर नहीं न होता। इसीलिए यहाँ जो लिखा गया कि कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था, तो यह हो जाएगा क्या चीज, तो यह हो जाएगा आपको पूर्णतः गलत। ठीक है, ये हो जाएगा आपको पूर्णतः गलत। नंबर 23 लिख रहा है इसमें कि दिया हुआ है कि हाँ मुझे ज्ञात है कि पुलिस अधिकारी के लिए ईमानदारी प्राथमिक अपेक्षा है, पुलिस अधिकारी के लिए जो है ईमानदारी क्या है, प्राथमिक अपेक्षा है, इसमें यह चीज कहा गया। और यह क्या है, तो पटना के डीआईजी का बयान, और ये बयान किसका दिया गया है, तो पटना के डीआईजी का ये बयान है। ठीक है, तो पटना के डीआईजी का ये बयान है और उसने ये कहा है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहला चीज कि कोई भी, यानी कि जब यहाँ पर डीआईजी का बयान है तो वह एक पद पर है, बहुत अच्छे पद पर है, आप जान लीजिए इसके लिए। तो एक रूल समझ लीजिए कि किसी भी अधिकारी, उच्चाधिकारी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब इस प्रकार के, या सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है, आपको कोई भी पद पर रहने वाले अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब जो भी हैं यह सब सही बोलते हैं। सही बोलते कहने का मतलब यह है कि वह संविधान के दायरे में बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पर वह जो बोलेंगे कि मैं ये काम करना है, मुझे ऐसा करना है, ये उद्घाटन करना है, ये करना है, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं कि नहीं वो सही कह रहे हैं, ऐसा होने वाला है, कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा ये सिचुएशन। तो यहाँ पर वही चीज है कि पटना के डीआईजी का बयान, जब ये बात लिखा गया इसमें, यानी कि यह बयान किसका है? तो ये बयान है पटना के डीआईजी का। और पटना के डीआईजी का जब ये बयान है तो ये बयान क्या है? एकदम सही बयान है। अब बयान क्या है तो हम वो समझेंगे कि हाँ मुझे ज्ञात है, हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि पुलिस अधिकारी के लिए, जो भी पुलिस अधिकारी उसके लिए ईमानदारी प्राथमिक अपेक्षा है। यानी कि जो भी आम पब्लिक होते हैं वह पुलिस अधिकारी से यही अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला अधिकारी मुझे ईमानदार मिले। सामने वाला अधिकारी क्या हो? ईमानदार हो। मैं जिसके पास काम के लिए जा रहा हूं वो अधिकारी ईमानदार हो। और मेरे अधिकारी भी यह जानते हैं और मेरे अधिकारी को यह बात मालूम है कि आम पब्लिक का क्या राय है, वो क्या मन में सोचते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1, पटना के डीआईजी का बयान पूरी तरह सत्य है। तो पटना के डीआईजी का बयान जो है वह पूरी तरह सत्य है, यह बात क्या हो जाएगा? तो यह सही हो जाएगा। यानी कि पहला निष्कर्ष हो गया आपका सही। दूसरा निष्कर्ष है पटना के डीआईजी का बयान पूरी तरह सत्य नहीं है। तो जब ये पटना के डीआईजी, और हमने बोला है कि वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे, इसलिए यह बात जो कहा गया कि बयान पूरी तरह सत्य नहीं है, तो यह पूर्णतः गलत है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष हो गया सही, दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा गलत, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमको देखना अब इसमें 24 नंबर क्वेश्चन हमारा लिख रहा है इसमें कि उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। कुछ ऐसे राजनीतिक बंदी हैं उनको क्या कर दिया? जमानत पर छोड़ दिया गया है। क्या किया? जमानत पर छोड़ दिया गया, जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे। जो राजनीतिक घटना के कारण जेल नहीं गए थे, किसी दूसरे कारण से जेल गए थे, उनको क्या किया गया? तो छोड़ दिया गया है, अन्य कारणों से जेल गए थे। किंतु ऐसे अधिकारियों की जमानत नामंजूर कर दी गई थी जो कि हत्या में शामिल थे। और ऐसे अधिकारी जो कि हत्या में शामिल थे उनको क्या कर दिया? उनका जमानत जो है नामंजूर कर दिया गया। बोला गया कि तुम्हारा जमानत मान्य नहीं होगा। तो अब है यहाँ पर कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था। अब बताइए कि राजनीतिक बंदी जब तक हत्या में शामिल नहीं था तो उसको जमानत न मिल जाता? अगर राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं होता तो उसको तो बाबू जमानत न मिल जाता। यहाँ पर जो कह रहा है उसको जमानत मिला? नहीं मिला। इसीलिए यह जो लिखा गया कि कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था, यह हो जाएगा आपको पूर्णतः गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिसको कि गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो गिरफ्तार नहीं किया गया था तो यह बात क्या हो जाएगा? ये बात हो जाएगा पूर्णतः सही, क्योंकि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सभी राजनीतिक को तो वो गिरफ्तार करने का बात यहाँ नहीं किया गया है। जो आपराधिक मामले में संलिप्त होंगे या जो उस घटना में सम्मिलित होगा राजनीतिक घटना में, उसी को ना गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया कुछ राजनीतिक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो यह पूर्णतः हो जाता है सही। तो निष्कर्ष 1 गलत, निष्कर्ष 2 सही। और 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नीचे दिए गए केवल निष्कर्ष 2 कथन का अनुसरण कर रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है इसमें 25 नंबर क्वेश्चन ले आ जाए। हाँ जी 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, लिख रहा है इसमें मां ने पुत्र से कहा। मां ने किससे कहा? तो पुत्र से कहा। क्या कहा मां ने पुत्र से? मां ने पुत्र से कहा स्कूल जाते हुए रास्ते में यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना। स्कूल जब जाना है और स्कूल जाते समय में क्या करना? रास्ते में लेटर बॉक्स मिलेगा और उस लेटर बॉक्स में क्या कर देना है मुझे? उस लेटर बॉक्स में पत्र को डाल देना है। कहां डालना है? लेटर बॉक्स में। ठीक है, तो पूर्व धारणा नंबर 1 है बच्चा उस व्यक्ति जिसे वह पत्र भेजा जाना है का पता जानता है।
बच्चा को बोला गया लेटर बॉक्स में भेज डालने के लिए, कि बोला गया जहां पर भेज रहे हो मामा मान लीजिए मामा के पास भेज रहे हैं, तो मामा के घर पे पहुंचाना तो नहीं है, यहाँ पे क्या क्या है, लेटर बॉक्स में डालना है। नाना के यहाँ तो नहीं जाना है कि चिट्ठी लेकर नाना के यहाँ चले गए, चिट्ठी के यहाँ मौसी के लेके यहाँ चले, चिट्ठी को लेकर फुआ के यहाँ चले गए, ऐसा तो नहीं कह रहा है। यहाँ कह रहा है क्या, लेटर बॉक्स में, माँ उसको बोली कि लेटर बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो बच्चा उस व्यक्ति जिसे वह पत्र भेजा जाना है का पता जानता है, यह जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है कि उसका पता वो जानता होगा, इसीलिए पहला पूर्वधारणा इसका हो गया गलत। दूसरा है बच्चा अपनी माँ का आज्ञा का पालन करेगा, तभी तो माँ ने अपने बच्चे को बोला कि तुम इस पत्र को लेटर बॉक्स में जाके डाल देना। माँ को यह बात मालूम है कि हम अपने बेटे को बेटी को कहेंगे कि ऐसा काम करना, तो वो करेगा, इसीलिए दूसरा इसका हो गया सही। तो 25 नंबर क्वेश्चन का पहला पूर्वधारणा है गलत, दूसरा पूर्वधारणा है सही, और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया 26 में, कि यदि आप सुंदर हैं, यदि आप सुंदर हैं तो क्या है, तो हम आपको आपकी सुंदरता को सहेज लेंगे, यानी कि आप अगर सुंदर हैं तो आप जैसे हैं हम वैसे ही सहेज लेंगे, आपके जैसे आप सुंदर है उतना ही वैसे ही सुंदरता हम आपका सहेज लेंगे, ठीक है, यानी कि वैसा ही रखेंगे, इसके बाद लेंगे। और यदि आप सुंदर नहीं हैं, और यदि आप जो है सुंदर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो हम आपको सुंदर बना देंगे, तब क्या करेंगे, तब हम आपको सुंदर बना देंगे, यदि आप सुंदर नहीं है तो सुंदर बना देंगे। एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन, और यह जो विज्ञापन है किसका, एक फोटो स्टूडियो का है, या फोटो खींचने वाला स्टूडियो वाला जो उसने विज्ञापन क्या दिया कि आप यदि सुंदर है तो आप जैसे हम वैसे ही आपका फोटो बना देंगे, और यदि आप सुंदर नहीं है तो हम आपको फोटोशॉप का प्रयोग कर करके गोरा को काला, काला को गोरा, इधर को उधर, उधर को इधर करते रहेंगे और सुंदर बना देंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया पूर्वधारणा नंबर 1, सुंदर कैसे दिखा जाए यह नौजवानों के लिए एक समस्या है, सुंदर कैसे दिखा जाए यह जो है नौजवानों के लिए एक समस्या है। तो आप बताइए सबसे पहला सिचुएशन कि यहाँ पर हमारे प्रश्न में ऐसा कहा कि आप सुंदर बनना चाहते हैं, आपके लिए यह समस्या है, तो हम आपका समस्या का उपाय कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यह बात जो कहा गया कि सुंदर बनना, सुंदर जो है होना एक समस्या है, यह जो है पूर्णतः गलत बात बोला है, ठीक है। एक नंबर निष्कर्ष हो गया इसका गलत। दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या, कोई भी सुंदर नहीं बनना चाहता है। देखिए ऐसा बात तो नहीं है, जब सुंदर बनना नहीं चाहता तो ऐसा विज्ञापन देता ही नहीं, सुंदर तो बनना चाहता है, इसीलिए दूसरा हो जाएगा इसका सही। तो पहला निष्कर्ष, पहला पूर्वधारणा है गलत, और दूसरा पूर्वधारणा जो दिया गया कि कोई भी सुंदर नहीं बनना चाहता है, कोई भी सुंदर नहीं बनना चाहता, एक मिनट हम गलती इसको कर दिए थे, यहाँ जो लिखा गया कि कोई भी सुंदर नहीं बनना चाहता, हम इसको समझ लिए थे कि सुंदर बनना चाहता है, कोई भी सुंदर नहीं बनना चाहता, ये बात तो क्या है, ये बात तो गलत है। सुंदर बनना कैसे नहीं चाहता, सुंदर बनना तो चाहता ही है ना। तो यहाँ पर जो ये जो कहा गया है कि कोई भी सुंदर नहीं बनना चाहता है, तो यह भी क्या है, गलत है। तो पहला भी निष्कर्ष है इसका गलत, पहला भी पूर्वधारणा है गलत, और दूसरा पूर्वधारणा भी है गलत, पहला पूर्वधारणा भी है गलत और दूसरा पूर्वधारणा भी है गलत, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर है, अक्षर ई है और अक्षर क्यू है, इसके बीच में कौन सा अक्षर है हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, ई और क्यू, तो बाबू ई जो होता है वो होता है कितने नंबर पर, तो ई हो जाता है आपको 5 नंबर पर और क्यू हो जाता है 17 नंबर पर। दोनों के बीच वाला चाहिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2 से भागा दे दीजिए, 17 और 5 22, 22 में 2 से भागा दिए 11,
और 11 नंबर पर कौन सा लेटर, तो 11 नंबर पर लेटर होता है के, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा के, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 लिख रहा है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति की पहली आकृति तथा दूसरी आकृति में के विशेष संबंध, पहला आकृति जो है और दूसरा आकृति जो है उसमें क्या विशेष संबंध है, यही संबंध तीसरे आकृति का चौथे से, पहला और दूसरे के बीच संबंध है तो तीसरा और चौथे के बीच क्या संबंध होगा हमको ये बताना है। तो आप देखिए इसमें यहाँ जो गुना है वो यहाँ गुना बन गया, यहाँ जो स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर ही रहे, यानी कि मिरर इमेज बन रहा, और ये ब्लैक वाला यहाँ पर व्हाइट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लैक है वो यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा, सबसे पहला चीज व्हाइट। इसके बाद ये जो आपको है मिरर इमेज ऊपर वाला बन रहा है, ये जो इस प्रकार का एरो यहाँ पर बनाया गया है उसी प्रकार का एरो हम यहाँ पर देखेंगे किस विकल्प में है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ग बना दें, इस आयत बना दें, और ये हमारे पास जो इस प्रकार का डिजाइन है यहाँ पर वही डिजाइन हम यहाँ बना दिए, और इधर का जो डिजाइन है वो डिजाइन आपको इधर ऐसे बन जाएगा। और ऐसा विकल्प अब आप देख लीजिए किस में है, और ऐसा विकल्प आपको दिया गया है ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 लिख रहा है इसमें, दिए गए प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक प्रकार एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सब प्रकार भिन्न है, इस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। उस भिन्न आकृति क्या है उसको मुझे बताना है, उसका चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये एरो देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें जो सिस्टम है बाबू, इसमें जो सिस्टम वो देखिए ये इस प्रकार का है। ठीक है, और अब आप यही तरीका आप देख लीजिए, ये जो यही तरीका जो है आप देख लीजिए इसमें भी है सेम, ये जब ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये दूसरा नंबर में जो हम देख रहे हैं दूसरा नंबर में भी ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, और ऑप्शन आकृति डी जो है, आकृति डी जो है इसको भी आप जब देखते हैं तो ये भी आप देखिए क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो ए बी और डी, ए बी डी जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि आकृति सी जो है, आकृति सी जो है ये वाला आप देख लीजिए ये किधर घूम रहा है, ये देख लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ए बी और डी घूम रहा है क्लॉकवाइज और सी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ जो आकृति दिया गया है इस आकृति में कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज हैं हमको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो ये देखिए इस आकृति में कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं हमको ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हम आपको बना के दिखला दें। ये सबसे पहले मैंने बनाया एक त्रिभुज, ठीक है, और इस त्रिभुज तो ये तो हो गया 1 प्लस, अब इसके अंदर जो है इस प्रकार से एक और बनाया, तो ये देखिए 1 2 3 4 प्लस। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसे ही यहां से यहां एक लाइन खींचे तो ये देखिए एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो 6 और हो गए, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 11 त्रिभुज है, और ये 11 त्रिभुज दिया गया ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।